नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी नीव की क्लास में। तो सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो देखो, आज पढ़ाने से पहले ना एक चीज बोलनी है तुमसे। गुस्सा तो नहीं होगे ना, पक्का अपने अमित भैया पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना। हाँ, तो छोटी सी एक चीज है कि भाई ये जो क्लास है ना वो रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है ना। यानी कि मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हाँ लाइव वाली पूरी फीलिंग जरूर दूंगा। अब आप कहोगे सर लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप। तो देखो, लाइव ना पढ़ाने का रीजन ये है कि मुझे कहीं जाना था, ठीक है, मुझे कहीं जाना था। तो इस वजह से आप देखोगे कि क्लास जो है मेरे को रिकॉर्डेड देनी पड़ रही है। आप सर आप कहोगे क्लास कैंसिल भी हो सकती थी, हाँ बिल्कुल हो सकती थी। लेकिन क्लास जो है बेटा मैं कैंसिल नहीं करवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि यार तुम्हारा कोर्स पीछे रह जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे रह जाओ। तो इस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया। तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्डेड क्लास दे देता हूं, लेकिन बच्चों का जो सिलेबस है ना वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। कोर्स आपका टाइम पे कंप्लीट होगा तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आज का जो दिन है, जिस दिन तुम्हारी क्लास जा रही है, इस दिन कोई क्लास ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। तो ऑलरेडी बहुत दिन से जो है क्लासेस नहीं लगी हैं आपकी। तो मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लास जो है कैंसिल हो जाए, मैं नहीं चाहता था आज क्लास ना लगे। तो इस वजह से मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं। पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं बेटा, इस रिकॉर्डेड लेक्चर को भी अगर आपने ध्यान से सुना, क्योंकि आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने जो चैप्टर शुरू किया था भारत का भौतिक स्वरूप, इसका आज तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में कोशिश करूंगा चैप्टर को खत्म करने की, और अगली क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा लाइव होगा बिल्कुल, है ना, उसमें मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाऊंगा मैं, है ना। याद करो, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है भाई, और हाँ मैं लाइव वाली पूरी पूरी फीलिंग दूंगा तुम्हें, बीच बीच में लाइव वाली फीलिंग दे दिया करूंगा। ऐसे फेक कमेंट्स पढ़ दूंगा ऐसा करके, तुम कहोगे कि सर लाइव चल रही है क्लास, तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि जो क्लास है रिकॉर्डेड चल रही है। बाकी थोड़ा सा मजबूरी समझो, मुझे एक जरूरी चीज के लिए जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं एक क्लास जो है रिकॉर्डेड देके जा रहा हूं, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप ध्यान से इस क्लास को पढ़ते हो आपको एक एक चीज जो समझ में आएगी, जैसा कि अब तक आ रही थी। क्लियर हुआ, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना एक चीज बोली है, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, सर उनको जो है ना मैदानी क्षेत्र, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपका, जो भारतीय मैदानी इलाके जो हैं उनके बारे में मैंने बताया था, नदन प्लेन्स के बारे में बताया था, उत्तरी मैदानी इलाकों के बारे में बताया था। तो उसमें एक टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। जो टॉपिक समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर से तुम्हारी हेल्प कर देता हूं टॉपिक समझने में। उसके बाद आज हम नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो थोड़ा सा हम अपने आज के जो टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ी सी गौर फरमा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब देखो, हमने हिमालयास के बारे में जान लिया, अब हमने, है ना, उत्तरी मैदानी इलाकों के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे, अब जब थोड़ा सा और नीचे जब हम आएंगे तो हमें मिलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इन्हें प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोला जाता है मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर से आज पढ़ेंगे। फिर हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। आज एक्चुअली हम घाट्स के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी घाट, है ना, जिसमें पूर्वी प्लस पश्चिमी घाट जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हम भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। भाई भारत में सब कुछ मिलता है आपको, भारत का जो है ना, जो आप बोल सकते हो जो विविधताएं हैं भारत की, जो भारत के भौतिक स्वरूप की विविधताएं हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं कि भारत में आपको हर एक चीज जो है देखने को मिल जाती है। आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको हर एक चीज जो है वो भारत में देखने को मिल जाती है, क्लियर हुआ। फिर मैं बात करूं किसकी, तटीय मैदान की बात करूं, तो भाई भारत में कुछ आपको तटीय मैदान भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है सर, आपको तटीय मैदान भी देखने को मिलते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर टाइम बचा तो हम भारत के जो हमारा द्वीपीय जो क्षेत्र है, यानी कि हमारे जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनके बारे में भी हम बात करेंगे अगर समय रहा तो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इन टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। जो एक टॉपिक जो था उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें, उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो उसमें आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया था, तो मैं आपको बताता हूं। आपको शायद वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आया होगा जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो उत्तरी मैदान है, ये भले ही आपको देखने में बिल्कुल सपाट लगता है, बिल्कुल प्लेन लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये सपाट नहीं है। यहां पे भी आपको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं, यहां पर भी आपको इसकी बहुत तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें मैंने आपको भाबर के बारे में बताया था, भाबर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको तराई के बारे में बताया था, है ना, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था, मैंने आपको बांगर, है ना, बांगर और खादर के बारे में बताया था, खादर के बारे में बताया था। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये टॉपिक बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया। सर ये फिर से बता दो, है ना, ये टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी सर। तो ये टॉपिक को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब देख, ध्यान से देखियो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, और कोई हंसेगा नहीं बेटा, हंसोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मजाक नहीं उड़ाओगे कि सर की ड्राइंग बहुत खराब है, ये नहीं करना। मेरी ड्राइंग बेटा बहुत अच्छी है। जब 12वीं में था तो ड्राइंग कंपटीशन में नंबर 1 आया था नीचे से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ तो देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा भारत है,
ठीक है, भारत है ना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, भारत की अगर हम बात करूं तो मैंने आपको यहां पर बताया था, ये हमारे जो आपको दिखते हैं ना, ये इधर साइड हमारा पूरा मैदानी इलाका है। अब इस मैदानी क्षेत्र में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस मैदानी क्षेत्र की अगर मैं पूरी आकृति की बात करूं तो ये पूरा मैदान नहीं है, पूरा सपाट क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में भी आपको कई तरीके की आकृतियां देखने को मिलती हैं, है ना। अब उसके हिसाब से हमने इसको 3 भागों में बांट लिया है ना। आप देखोगे एक हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पिछली क्लास में, मैंने लास्ट के आधे घंटे आपको पढ़ाया था। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया फिर से समझाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखोगे, देखो ये हमारे क्या है, देखो ये हमारे क्या थे, ये हमारे, ध्यान से देखना फटाफट, ये हमारे हिमालयास थे, ठीक है, ये हमारे हिमालयास थे, ठीक है। मान के चलो ये हमारे बड़े वाले हिमालयास थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सर हिमाचल आता है, ठीक है, और इसको निम्न हिमालय भी बोलते हैं। उस तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है सर, तीसरे नंबर पे क्या आता है सर, तो तीसरे नंबर पे आप देखोगे हमारे शिवालिक आते हैं। क्या आते हैं सर, शिवालिक। ये तो पढ़ा था आपने, है ना, ये हमने हिमालय में पढ़ा था, ठीक है ना। हिमालयन जो रेंजेस थी 3, जो आपकी समांतर जो आपकी रेंजेस हैं, इनकी अगर हम बात करें, समांतर श्रृंखलाओं के बारे में अगर हम बात करें, तो आप देखोगे, इसके बाद आप देखोगे क्या मिलता है आपको देखने को, शिवालिक के बाद आप देखोगे कि शिवालिक के जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स मतलब जो शिवालिक के ठीक नीचे, मान के चलो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये हमारी शिवालिक की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां बनी कैसे थी, मैंने आपको बताया था, ये जो पहाड़ियां हैं, यहां से जो पत्थर टूट टूट के आ रहे हैं, है ना, यहां से जो जो पत्थर टूट टूट के आ रहे हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं यहां पर। क्लियर हुआ ना। यहां पर जो भी नदियां जो है पत्थर तोड़ तोड़ के यहां पर ला रही हैं, जो भी है ना तोड़फोड़ हो रही है, तो आप देखोगे ये सब जमा हो रहे हैं और इनसे आप देखोगे हमारे शिवालिक की पहाड़ियां बनेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें, शिवालिक के नीचे भी आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े बुल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि जो नदियां आ रही हैं बहते हुए, जो पहाड़ों से नदियां आ रही हैं हमारी उत्तरी मैदानी में, तो आप देखोगे ना, ये नदियां जैसे ही यहां पर एंटर करती हैं तो ये छुप जाती हैं, ये गायब हो जाती हैं। कि सर गायब होके कहां जाती हैं, अपने नाना के घर जाती हैं? नहीं, नाना के घर नहीं आती, ये गायब होके ये इन पत्थरों में, आप जैसे देखोगे ना, आप हरिद्वार जाना, कभी हरिद्वार गए होगे तो आपको पता लग जाएगा, हरिद्वार जाना कभी, ऋषिकेश जाना कभी, तो ये क्या है, ये सब हमारी शिवालिक के नीचे वाला हिस्सा है। यहां पर आपको बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, है ना, बुल्डर्स देखने को मिलेंगे। ये कहां से आए हैं सर, तो नदियां अपने साथ में बहाकर लाई हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, यहां पर क्या होता है, नदी जो होती है वो, है ना, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। गायब हो जाती है मतलब सर कहां चली जाती है, गायब नहीं होती एक्चुअली, ये इन पत्थरों के अंदर से फ्लो करती है, ये इन पत्थरों के अंदर से फ्लो कर रही होती है, तो आपको दिखाई नहीं देता, है ना, इन पत्थरों से बहते हुए आ रही होती है। क्लियर हुआ। अच्छा, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को हम भावर बोलते हैं, इस हिस्से को हम भावर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, अब होता क्या है, बाद में होता यह है कि जब ये पत्थर खत्म होते हैं तो ये जो हमारी सरताएं हैं, ये जो अलग अलग सरताएं बह रही हैं इन पत्थरों के अंदर में, ये फिर से इकट्ठी हो जाती हैं, है ना, फिर से इकट्ठी हो जाती हैं, और आप देखोगे ये क्या बनाएंगी, तो ये हमारा तराई वाला हिस्सा बनाएंगी, ये हमारा तराई वाला हिस्सा बनाएंगी। और ये हिस्सा आप देखोगे बहुत ज्यादा दलदली होता है, स्वाम्पी होता है, दलदली कीचड़ वाला होता है। अब इस दलदली और कीचड़ वाले इलाके को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने तराई बोल दिया। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर हमारी नदियां जो है थोड़ी सी आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद आप देखोगे हमारा क्षेत्र आता है भांगर। भांगर क्या है सर, भांगर को हम बोलते हैं पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। और खादर को हम क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मृदा, मृदा, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है क्या होती है, भांगर होती है। इसकी अगर हम बात करें, इसके जो कण होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, सिल्ट वाले होते हैं इसके कण, है ना, यानी कि इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो मिट्टी जो होती है ये थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, लेकिन होती है जलोढ़ मृदा ही है। लेकिन आप देखोगे खादर की अगर हम बात करें, तो खादर वाला इलाका कौन सा होता है सर, तो खादर वाला इलाका आप देखोगे ना, नदी के आसपास का जो इलाका है, नदी के आसपास का जो इलाका होता है, जब नदी का बहाव बहुत तेज होता है तो नदी अपने साथ में बहुत सारी गाद लेके आती है, और जब ये गाद लेके आती है तो नदी अपने आसपास का जो इलाका होता है, यहां पर ये गाद को इकट्ठा करती रहती है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। इसको हम, है ना, रिवर फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, है ना, जो फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, यहां पर जो मिट्टी जमा होती रहती है, ये बिल्कुल नई मिट्टी होती है, बिल्कुल इसके महीन इसके कण होते हैं और बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है मिट्टी। अब इस मिट्टी को हम बोलते हैं खादर मिट्टी, या फिर खादर जलोढ़ मृदा। क्लियर हुआ। तो यही ऐसा आप देखोगे, ये सब किसका किसका हिस्सा है, तो ये सब हमारे जो है मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें भावर आता है, हमारा तराई आता है, उसके बाद हमारी बांगर और खादर मिट्टी आती है ना। बांगर खादर कौन सी होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ना, बहुत पुराने टाइम से। खादर की अगर हम बात करें तो ये आपको कहां देखने को मिलती है, खादर जो मिट्टी होती है वो आपको नदी के आसपास का जो इलाका होता है वहां देखने को मिलती है। ये मिट्टी जो होती है ये अपने साथ में, जब ये पानी बहुत बहाव में आता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर बाढ़ आवाड़ आती है, तो आप देखोगे जो मिट्टी बह के आती है तो वो मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। अब देखो बाढ़ तो चली जाएगी, पानी तो बाढ़ का चला जाएगा, लेकिन वो जो मिट्टी है, वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं, वो जो महीन उसके कण है मिट्टी के,
ये क्या होते हैं, ये वहीं रह जाते हैं। जब ये वहीं रह जाते हैं तो ये मिट्टी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हम खेती करने के लिए करते हैं। देखो आप कपास की खेती कर लेते हैं, हम चावल की खेती कर लेते हैं, है ना। हम बहुत सारी जो खेती, कपास की नहीं सॉरी, जूट की खेती, है ना, वो तो मैंने गलत बोल दिया, कपास की नहीं, कपास की खेती तो आपकी हमारी काली मिट्टी में होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं खादर में आप देखना जूट की खेती बहुत अच्छे से होती है ना। सब्जियां उगाते हैं लोग, सब्जियां बहुत अच्छे से उग जाती हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पर धान की खेती करते हैं, तो ये सारी खेती इसी मिट्टी पे की जाती है। और आप देखते हो ये जो इलाका होता है, जैसे आप देखोगे बंगाल का आसपास का इलाका जो है, बंगाल का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है पूरा, तो आप देखोगे वहां पर आपको इस तरह की मृदा देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताई थी। यहां पर हमने अपने चैप्टर को एंड किया था, और यहां पर हमारा जो टॉपिक था, है ना, मैदानी क्षेत्र, है ना, उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया था। आज सर किसके बारे में बात करेंगे, तो सर आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। क्या है सर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, पठार का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। क्लियर हुआ, ये टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। सिंपल सा टॉपिक है ना। ये हमने अभी तक पहाड़ों की बात की, पहाड़ों से नदियां बहती हुई आ रही हैं, है ना। जैसे ही शिवालिक खत्म होती हैं तो आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, शिवालिक के बाद क्या है, शिवालिक के फुटहिल्स पे क्या है, शिवालिक जहां खत्म होती है उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद जो इलाका आता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम भाबर बोलते हैं, है ना। भाबर के बाद जो इलाका आता है उसको हम तराई बोलते हैं। ये इलाका जो होता है बहुत ज्यादा दलदली होता है, स्वाम्पी होता है, कीचड़ वाला होता है ना। इसके बाद जो इलाका आता है, जो जो जहां तुम रह रहे हो, है ना, वो ज्यादातर इलाका कहां का है, बांगर वाला इलाका है ना। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा है, और कुछ बच्चे नदी के आसपास भी रहते होंगे, तो वो वाला जो इलाका है तो आप देखोगे वो हम खादर में लेंगे। खादर मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, खादर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सिंपल सी बात है, समझ में आया, हाँ है ना। फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले तो सर प्रायद्वीप का मतलब बताओ, तो मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया था। क्या बताया था, याद करो। प्रायद्वीप क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, प्रायद्वीपीय या फिर इसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्या मतलब क्या होता है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, है ना, ये वाला, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर, तो प्रायद्वीप का मतलब क्या बताया था। प्रायद्वीप एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा लैंड का पोर्शन है, एक ऐसा जमीन का हिस्सा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोल देते हैं। तीन तरफ से कहां सर, तो इधर क्या मिलेगा आपको, इधर आपको अरब सागर मिलेगा, ठीक है सर। इधर आपको क्या मिलेगा सर, इधर आपको क्या मिलेगा सर, इधर आपको क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है सर। इधर आपको क्या मिलेगा सर, इधर नीचे आपको क्या मिलेगा सर, तो इधर आपको मिलेगा हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है ना। तो इधर आपको अरब सागर, इधर आपको बंगाल की खाड़ी, इधर आपको हिंद महासागर, ये सब आपको मिलेगा। क्लियर हुआ ना, हाँ। तो यहां पर इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अच्छा, कोई भी क्षेत्र अगर चार तरफ से पानी से घिरा हो, तो यहां भी पानी है, यहां भी पानी, यहां भी पानी, यहां भी, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम द्वीप बोल देते हैं, है ना, द्वीप, है ना। इसको हम आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं इसको हम। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि सर कहाँ आप लाइव वाला फील करवा रहे हो। बेटा देखो ऐसा है, जब आपस में बातें करोगे ना तो बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी। ज्यादा बातें बातें मत किया करो कि सर लाइव तो नहीं लग रहा, ये रिकॉर्डेड ही है। अबे तो रिकॉर्डेड ही पढ़ा रहे हैं हम, बे रिकॉर्डेड ही तो पढ़ा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है, चलो ठीक है, समझ में ही आना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्लियर हुआ, हाँ। तो ये आपको प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ गया, ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल और किया गया है, वो है पठार। सर पठार का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं पठार, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। तो पठार एक ऐसा, है ना, एक ऐसी आकृति होती है पठार की, जो ना तो जिसकी कोई चोटी होती है, इसकी कोई पीक नहीं होती है। जैसे पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में पीक होती है, इसकी चोटी होती है पहाड़ की, है ना। और ना ही ये प्रॉपर तरीके से एक मैदानी क्षेत्र होता है। मैदानी में क्या होता है, बिल्कुल प्लेन क्षेत्र। ना ही ये प्रॉपर तरीके से मैदानी क्षेत्र है, और ना ही ये प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारे पर्वत है या फिर हमारे पहाड़ है। तो सर ये क्या है, ये बीच में आते हैं कहीं। तो ये जमीन से थोड़े से उठे हुए होते हैं, ये थोड़े से आप देखना जमीन से उठे हुए होते हैं, लेकिन इनकी चोटी नहीं होती। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो आकृति होती है, वो कुछ मेज जैसी होती है, टेबल जैसी होती है ना, टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है इनका। क्लियर हुआ। अब ऐसी ही आकृति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी ही आकृति को हम पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ऐसी आकृति को हम पठार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर, ऐसी आकृति को हम पठार बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, अब सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब आप पूरा पढ़ो, देखो पूरा पढ़ो। प्रायद्वीपीय पठार मतलब इस क्षेत्र में हमारा जो पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको कुछ ऐसी आकृतियां मिलेंगी जो जमीन से उठी हुई है, जो कि पठार जैसी आकृतियां बना रही है।
अब इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बात करें हम किस चीज को पढ़ेंगे, हम ये पूरे क्षेत्र को जो है पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं सर? हम इस पूरे क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हो, क्यों सर पढ़ने वाले हैं? इस पूरे क्षेत्र को हम पठारी क्षेत्र बोलते हैं। ये पठार है, ये जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, जो कहां पर आता है सर? तो ये हमारा हिस्सा कहां आता है? तो ये हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस हिस्से में हमारा पठार वाला आपको कुछ आकृतियां देखने को मिलती हैं, पठार वाली आकृतियां देखने को आपको मिलती हैं। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब सर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर एक बात बताइए, ये तो आपने बताया ही नहीं कि जो पठार हैं बड़े बड़े, ये बने कैसे? आपने ये तो बता दिया हिमालय कैसे बने, कि भैया इंडियन प्लेट जो थी, है ना, भारतीय प्लेट जो है जब, है ना, यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो जब टकराव जब हुआ तो प्लेट तो प्रॉपर तरीके से हमारे हिमालय बन गए। तो सर ये तो बताइए कि ये जो हमारे ये पठारी क्षेत्र जो है ये कैसे बने? तो इनका बनने का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आप देखो हुआ क्या, हुआ क्या, अब होता क्या है यहां पर, हुआ क्या, ध्यान से देखो फटाफट से। जैसे मैं बात करूं आपसे, थोड़ा सा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब हुआ क्या, देखो ये जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था, आप देखो मैंने पहली क्लास में बताया था, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है भारत का, है ना, ये कहां से बना है सर? तो मैंने आपको बताया था गोंडवाना जो पार्ट है, गोंडवाना जो पार्ट है, यहां से टूटा है। मैंने आपको बताया था, याद करो, एक पेंजिया नाम का बहुत बड़ा एक क्षेत्र हुआ करता था, पेंजिया नाम का। पेंजिया नाम का एक थल क्षेत्र था पूरा, और एक पैंथला था पूरा जो है समुद्र था। अब पेंजिया जो था वो दो हिस्सों में टूट के बट गया। पेंजिया जो था वो दो हिस्सों में टूट के बट गया, और आप देखोगे उत्तर वाला जो हिस्सा था उसको हमने क्या नाम दिया? लॉरेशिया नाम दिया, और दक्षिण वाला जो हिस्सा था उसको हमने नाम दिया गोंडवाना। अब गोंडवाना की हम बात करें तो गोंडवाना एक बहुत बड़ा पार्ट है। गोंडवाना जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है गोंडवाना, देखना ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारा गोंडवाना का। अब इस गोंडवाना से ही हमारे अब गोंडवाना क्या हुआ, गोंडवाना एक पूरा बहुत बड़ा हिस्सा हो गया जमीन का। अब इससे ही एक हिस्सा टूट गया, है ना, और ये हिस्सा जो था वो कुछ कैसा दिखता था? ये कुछ ऐसा दिखता था, है ना, ये कुछ ऐसा दिखता था, ये देखो, है ना, याद करो, ये भारत का ये कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है पूरा। अब जब ये हिस्सा टूट के अलग हुआ, ये टूटा क्यों सर? टूटा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक गतिविधि होती रहती है ना। हमारी पृथ्वी जो है, जैसे आप देखोगे ना, जैसे एक चाय उबल रही है, चाय उबलते उबलते चाय पे अगर आप एक पेज डालोगे, पूरा ऊपर एक पन्ना फेंकोगे तो पन्ना हिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाय नीचे से उबल रही है ना। तो आप देखोगे हमारे पृथ्वी की हम बात करें, जहां पर हम रह रहे हैं, है ना, जो पूरा जमीनी हिस्सा है, इसके नीचे अगर आप जाओगे तो हमारा पृथ्वी भी अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है, एक पन्ने की तरह है पृथ्वी। उस पन्ने पे हम रह रहे हैं, और नीचे क्या है? नीचे लावा है बहुत सारा, नीचे बहुत सारा लावा भरा हुआ है, ठीक है ना। जब ये लावा, जब ये ज्वालामुखी निकलता है तो आप देखो ज्वालामुखी फटता है, आपने देखा होगा। तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है ना, पूरी पृथ्वी जो है वो एक तरीके से एक मैग्मा पे तैर रही है ना। और ये मैग्मा जो है कहीं ना कहीं जब उबलता है, जिसमें करंट, कन्वेक्शन करंट एकदम उछलते हैं ना ऊपर, तो हमारी पृथ्वी का जो है मूवमेंट होता है। हम जहां पर रह रहे हैं, सतह पर रह रहे हैं, उसका मूवमेंट होता है। तो आप देखोगे, ये खैर आपकी बातें किताबें में नहीं दे रही, बस इतना समझो कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, और ये प्लेट जो है क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। तो हुआ क्या, जब ये प्लेट मूव करी तो हमारा पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो गया, ये वाला हिस्सा जो है गोंडवाना से अलग हो गया, ठीक है। जब अलग हुआ तो ये क्या होगा? जब ये अलग हुआ तो आप देखोगे बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए, है ना। जब ये अलग हो रहा है तो आप देखोगे बहुत जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, बहुत जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। और जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो ज्वालामुखी निकला, है ना, लावा निकला बाहर। और जब लावा निकलता रहा तो ये लावा ही जम गया, है ना। जब निकलता रहा और फिर बहुत समय के बाद, करोड़ों सालों के बाद, ये लावा जो था वो ठंडा हो गया। और जब ये ठंडा हो गया तो इसको ही हमने क्या बोला? तो इसको ही हमने पठार बोल दिया। तो पठार कैसे बने? तो जब हमारी गोंडवाना जो पूरा पार्ट था, गोंडवाना वाला जो पार्ट था, इससे जब हमारी भारतीय प्लेट अलग हुई, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलते, टेक्टोनिक गतिविधियों के चलते, जब हमारी ये अलग हुई, हमारे ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है अलग हुआ, तो आप देखोगे इस हिस्से पे बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो ज्वालामुखी निकल रहा है, निकलता रहा, ये लाखों सालों तक होती रही प्रक्रिया। फिर हुआ क्या? जब ज्वालामुखी निकला तो निकल के एक टाइम ऐसा आया वो ठंडा हो गया, है ना। और जब वो ठंडा हो गया तो आप देखोगे कि जब ठंडा होने के बाद जब वो जम जाता है तो किसका रूप ले लेता है? तो वो पठार का रूप ले लेता है। खैर ये चीज आपकी किताब में नहीं दे रखी, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये पठार बने कैसे। तभी आप देखते हो ना कि हमारा जो पूरा है ना, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यहां पे क्या मिलती है? यहां पर आपको ये इस हिस्से में आप देखोगे ना, इस हिस्से की अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला जो हिस्सा है ना, जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, हिस्से में आपको काली मृदा देखने को मिलती है। काली मृदा, काली मिट्टी। आप कहोगे सर ये काली मृदा क्यों है, कैसे हुई? तो काली मृदा ऐसे ही हुई है, जब वो प्रॉपर तरीके से ज्वालामुखी जम गया, है ना, जम गया वो प्रॉपर तरीके से, एक है ना, जम के ठंडा हो गया, उसके बाद आप देखो वो टूटने लगता है। जब वो टूटने लगता है, कमजोर होने के बाद टूटने लगता है, उस
टूटा हुआ वो ज्वालामुखी जो है ना, जिसकी इग्नियस रॉक बन चुकी है, आग्नेय चट्टान बन चुकी है, ये चट्टानों के पिसने से ये काली मृदा बन के तैयार हुई है। समझे रहे हो ना? तो समझो यहां पे बस, आप इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि आपका जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है। इसका ये जो प्रायद्वीपीय पूरा हिस्सा है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहां पर आपको बहुत सारे पठार देखने को मिलते हैं। ये पठार बने कैसे? तो बस मैंने आपको बता दिया कि जब हमारी भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग हुई और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो रास्ते में आप देखोगे बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए। और जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो आप देखोगे ये ज्वालामुखी जब निकला और पिघलते पिघलते निकलता रहा, उसके बाद ये ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ने के बाद आप देखोगे ये इतना ज्यादा निकला कि एक बहुत बड़ी सी चट्टाने बन गई, और इन्हीं को हमने क्या बोल दिया? इन्हीं को हमने बोल दिया पठार। ठीक है, तो एक खैर आपकी किताब में दे नहीं रखा, बस इतना जान लो कि आपका जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, यहां पर आपको बहुत सारे पठार देखने को मिलते हैं। मतलब एक ऐसी आकृति देखने को मिलती है, ना तो प्रॉपर तरीके से मैदानी क्षेत्र है और ना ही वो एक चोटी, एक पर्वत है। वो कहीं ना कहीं एक मेज जैसा, एक टेबल जैसा जो है, टेबल टॉप स्ट्रक्चर, एक टेबल जैसी जो आकृति, मेज जैसी आकृति आपको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए, तो अब आप जब पढ़ोगे आपको एक एक चीज जो समझ में आएगी। देखो, कॉन्सेप्ट समझना बेटा बहुत जरूरी है। अगर तेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से देखो फटाफट से। तो पहले क्या था? पहले ये जो हिस्सा था हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा जो था, ये गोंडवाना जो पार्ट है, गोंडवाना हमारा जो जमीन का हिस्सा है, गोंडवाना भूमि जो है हमारी, उससे टूटकर जो है ये बना है हमारा प्रॉपर तरीके से। क्लियर हुआ? चलिए, यह त्रिभुजकार है। ठीक है, तो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से, ये आप देखोगे ये कैसा दिखता है आपको? ये त्रिभुजकार, एक तरह से आप देखोगे, ये आपको त्रिभुज जैसा ही दिखता है। कैसा दिखता है सर? एक त्रिभुज जैसा ही आपको दिखता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये त्रिभुज जैसा ही आपको दिखता है। ये देखो, है ना, ये त्रिभुज के आकार की तरह ही है ना, इस तरह का आकार जो है त्रिभुज जैसा आकार का आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यह त्रिभुजकार है जिसके उत्तर में उत्तर का मैदानी और दक्षिण भाग में कन्याकुमारी है। तुम सिंपल सी बात है, तो अगर आप देखो इस ये वाला पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके में अगर आप जाओगे उत्तर में, तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? तो आप थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊं तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? तो आप देखना, ये जो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? उत्तर में आपको मैदानी क्षेत्र मिलेंगे। दक्षिण की अगर मैं बात करूं, दक्षिण में आपको तमिलनाडु में क्या मिलेगा? कन्याकुमारी मिलेगा। क्या मिलेगा सर? कन्याकुमारी। ये कहां पर है कन्याकुमारी? ये कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में देखने को आपको मिल जाता है। तो आप देखोगे ना उत्तर में क्या, उत्तर में तो इसके उत्तर में ये प्रॉपर तरीके से जो पठारी इलाका है, इसके उत्तर में आपको क्या देखने को मिलता है? इसके उत्तर में आपको जो है मैदानी इलाका देखने को मिलता है। थोड़ा सा और उत्तर में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको जो है ये यहां पर पहाड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? इसके नीचे क्या है सर? इसके नीचे हमारे मैदानी इलाके हैं। मैदानी इलाकों के नीचे क्या दिखता है आपको? इसके नीचे आपको जो है प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसलिए यह सबसे पुराने शैलों में से बना हुआ। अब सुनो, अब इस क्षेत्र को, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को सबसे पुराना बताया गया। क्यों पुराना बताया गया? क्योंकि देखो, अगर मैं हिमालयास की बात करूं और अगर मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं, ये तो बहुत बाद में बनने शुरू हुए हैं भाई। जब ये टक्कर हुई है उसके बाद बनने शुरू हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र तो पहले से बना बनाया था। यही क्षेत्र तो हमारा गोंडवाना से अलग हुआ था ना। तो गोंडवाना तो स्टार्टिंग से ही है, तो गोंडवाना तो बहुत पुराने क्षेत्रों में से एक है। तो गोंडवाना से जो अलग हुआ था वो हमारा यही पार्ट था, ये वाला, है ना। इसलिए ऐसा बोला जाता है ये जो क्षेत्र है वो बहुत बहुत ज्यादा पुराने क्षेत्रों में से एक है, बहुत सारे पुराने क्षेत्रों में से एक है। इस भाग में क्या मिलेगा आपको? इस भाग में आपको चौड़ी और, है ना, छिछली घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां भी मिलेंगी। तो आपको इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र की हम बात करें, तो यहाँ पे आपको चौड़ी और छिछली घाटियां, मतलब छिछली मतलब एक तरीके से टूटी हुई, क्योंकि बहुत पुराना इलाका है ना, ये इलाका बहुत पुराना है, तो आपको टूटी फूटी चौड़ी तरह की बहुत सारी घाटियां देखने को मिलती हैं। और आप देखोगे यहाँ पे गोलाकार घाटियां भी देखने को मिलती हैं आपको। इनकी आकृतियां थोड़ी सी अलग अलग हैं। टूटी फूटी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं बहुत सारी आपको, जो है ना, ऐसी घाटियां देखने को मिलती हैं जिनको नदियां जो है वो तोड़ फोड़ के जो है उनसे, इनके बीच से जो है नदियां निकलती हैं बहुत सारी। जो आपको जैसे जैसे हम बात करें हमारी जो है ना, हमारा जो बेसिकली जो नर्मदा नदी है, नर्मदा की हम बात करें, है ना, हम बात करें तापी नदी की बात करें, तो ये बहुत सारी जो हमारी रिवर वैलीज है ना, जो हमारी वैलीज हैं, बहुत सारी जो घाटियां हैं उनमें से उनसे बहती हुई आती हैं। और ये घाटियां जो है पत्थर की बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो मतलब कहने का यह है कि पूरा जो इलाका है यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की टूटी फूटी जो है पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ या ना? अच्छा, अब हमने क्या किया? तो अब हमने ये जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया सर। अब ध्यान से देखना, इसको हमने क्या किया सर? इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया। हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो था इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया। कौन से दो हिस्से? एक तो ये वाला हिस्सा है, एक तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और एक हमारा ये वाला हिस्सा है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो पहला हिस्सा हमारा ये हो गया और दूसरा हिस्सा हमारा ये हो गया।
इनको हमने दो हिस्सों में बांट लिया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? पहला हिस्सा जो है, ये पहला जो हिस्सा है हमारा पठारी, देखो ये दोनों ही पठारी क्षेत्र है, ये भी पठारी क्षेत्र है और ये भी पठार है, ये भी हमारा पठार है ना, पठार है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब इन दोनों पठारी क्षेत्रों की हम बात करें तो पहले नंबर पे जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। क्या बोलते हैं इसको? मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, ठीक है सर। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा किया। सबसे पहले हमने फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अच्छा, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है नीचे वाला, तो ये कहां से आया है सर? ये तो ये गोंडवाना से टूट के अलग हुआ है, ठीक है सर। जब ये गोंडवाना से टूट रहा था तो बहुत सारा ज्वालामुखी निकला और ज्वालामुखी से ही आप देखोगे हमारे पठारी क्षेत्र बने, ठीक है सर। तो आपका कहने का मतलब ये है सर कि जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इस पे जो पठार बने हुए हैं, है ना, तो ये कैसे बने? ज्वालामुखी से बने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पठार हैं इनको हमने दो हिस्सों में बांट लिया, है ना। तो आप देख सकते हो पहला हिस्सा ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। और इसका थोड़ा सा अगर इसके दक्षिण में जाओगे, नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे वाले इलाके को क्या बोलते हैं सर हम? तो नीचे वाले इलाके को हम बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इन दोनों ही पठारी क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य उच्च भूमि के बारे में। सर मध्य उच्च भूमि क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो ये हमारा पठारी क्षेत्र है, हमारा पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है, ये पठारों से बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पठार हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अगर हम बात करें सर ये कहाँ है, कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, थोड़ा सा आप देखो, ध्यान से देखना फटाफट से। सबसे पहले सर ये क्षेत्र कैसे बटा हुआ है, मतलब आपने बोल दिया कि एक तो ये वाला क्षेत्र है सर, ये वाला एक क्षेत्र हमारा, ये हमारा ये वाला क्षेत्र है, ठीक है सर, और एक हमारा ये वाला क्षेत्र है, ठीक है सर। अब ये बटा किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे हमने इनको बांट दिया? तो आप देखोगे हमारी एक नर्मदा नदी निकलती है, हमारी एक नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। अच्छा ठीक है सर, नर्मदा नदी क्या निकल रही है? तो आप देखो, थोड़ा पेन चेंज करता हूं मैं, हाँ, तो ये हमारी नर्मदा, मान के चलो ये हमारी नर्मदा नदी निकल रही है, ये देखो ये हमारी नर्मदा नदी निकल रही है, ठीक है, ये हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है। अब नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी ने कहीं ना कहीं इन दोनों ही पठारों को बांट दिया है ना। इस नर्मदा नदी के उत्तर की अगर हम बात करें तो यहां पर उत्तर वाला जो इलाका है ये क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। और इसके नर्मदा नदी के नीचे यानी कि दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। तो ये जो डिवीजन हुआ है, ये नदी बीच में निकली है, नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में हमारा आता है मध्य उच्च भूमि, ठीक है। वही बोला गया है कि यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, यह मालवा के पठार के अधिकतम भागों में फैला हुआ। अच्छा, अब सर आप देखना, ये जो हमारा पूरा जो मध्य उच्च भूमि है इसमें आप देखोगे अलग अलग पठार, जैसे आप देखोगे कि हमारा जो ये देखो, ये हमारा क्या है? ये सर ये हमारा मालवा का पठार है, ठीक है, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है ना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ये हमारा छोटा नागपुर पठार है। तो ये तीनों ही जो पठार है, मैं बुंदेलखंड पठार की बात करूं, मैं मालवा के पठार की बात करूं, है ना, मैं छोटा नागपुर पठार की बात करूं, तो आप देखोगे ये सारे जो पठार हैं ये किसका हिस्सा है? ये हमारे मध्य उच्च भूमि का ही हिस्सा है। मतलब ये सब किसका हिस्सा है? सारे के सारे पठार जो है ये मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो जो हमारी नर्मदा नदी जा रही है इसके उत्तर में आपको सेंट्रल हाईलैंड मिलेगा, मध्य उच्च भूमि मिलेगी। ये भी क्या है सर? ये भी एक पठार है। अब इस पठार को भी हमने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। एक आप देखोगे पूरा मालवा वाला हिस्सा, ज्यादातर जो है पूरा ये क्या है? पूरा ये मालवा वाला हिस्सा है। उसके बाद आप थोड़ा सा और जाओगे पूरब की तरफ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको छोटा नागपुर मिलेगा, ये हमारा जो पूरा छत्तीसगढ़ का और झारखंड वाला इलाका जो है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी चीजें आप आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र की नदियां दक्षिण पश्चिम से पूरब उत्तर की ओर बहती हैं, जिससे इस क्षेत्र की ढाल का पता लग रहा है। बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। यहां पर बोला गया है कि इस क्षेत्र, अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है ना, मिटा रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात, एक काम करता हूं, ये वाला मिटाता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, इस क्षेत्र की हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो कैसे बह रही हैं सर? इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो कैसे बहती हैं सर? वो दक्षिण पश्चिम से, यानी कि इधर से ऐसे ऐसे बह रही हैं, मतलब इस तरीके, इस डायरेक्शन में। पेन चेंज करता हूं, हाँ, तो आप देखोगे ये इस डायरेक्शन में बह रही हैं, ये इस डायरेक्शन में बह रही हैं, इस डायरेक्शन में बह रही है। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में बह रही है तो इससे क्या पता लगता है? इस डायरेक्शन में ही क्यों बह रही है? नदियां जो हैं आप देखोगे ना, अगर मैं दो नदी को छोड़ दूं, अगर मैं नर्मदा और तापी नदी को छोड़ दूं तो आप देखोगे कि ये नदियां जो हैं किधर बहती हैं सर? तो ये नदियां जो है वो आप देखोगे ये
पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है सर। अब क्यों बहती है सर, इस पूरे क्षेत्र की हम बात करूं, यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें, सिर्फ दो नदियों को छोड़ दो, अगर नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियां इधर बहती हैं, इधर। बाकी की सारी जो नदियां, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, ये सारी जो नदियां हैं, ये कैसे बहती हैं सर, ये इस तरीके बहती हैं, ये इस डायरेक्शन में बहती हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। क्यों बहती हैं सर, क्यों बहती है, इसका इसका क्या रीजन हो सकता है? तो आप देखोगे ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, अगर मैं उस पूरे क्षेत्र की बात करूं, इस पूरे हमारे पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करूं, तो ये हल्का कैसा, हल्का झुका हुआ है, किसकी तरफ, हल्का झुका हुआ है पूरब की तरफ। तभी तो क्या हो रहा है, तभी सारी जो नदियां हैं वो कैसे बह रही हैं, वो ऐसे बह रही हैं। कैसे बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं। क्यों बह रही हैं, क्योंकि आप सोच के देखो ना, ये कोई भी ढलान इधर साइड है, कोई भी ढलान ऐसी है, मान के चलो ऐसी है, तो अगर तू ऊपर से पानी डालेगा तो ये कहां जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा ना। क्लियर हुआ, समझ यहां पे। जैसे मैं बताऊं, देख मैं बोलूं कि कोई एक क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब ये क्षेत्र है, अब सोच के देखिए क्षेत्र जो है, पूरा जो क्षेत्र है ये हल्का टिल्टेड है ऐसे करके। अब सोच के देख, तू अगर यहां से पानी डालेगा, यहां से अगर तू पानी डालेगा तो किधर जाएगा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, अब तू देखेगा ना, तो यहां पर जो नदियां बह रही हैं, यहां पर जो नदियां बह रही हैं, दो नदियों को अगर छोड़ दें, है ना, अगर मैं तापी नदी को छोड़ दूं, अगर मैं नर्मदा नदी को छोड़ दूं, बाकी सारी जो नदियां हैं वो किधर बहती है, तो आप देखोगे वो पूरब की तरफ बहती हैं। क्यों बहती है, क्योंकि हल्का तिरछा है हमारा पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार जो है, पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है, या हल्का सा तिरछा है। क्लियर हुआ। तो वही चीज जो यहां पर बोली जा रही है, इस क्षेत्र की नदियां दक्षिण पश्चिम से पूरब उत्तर की ओर बहती हैं, जिससे कि क्या पता चलता है, जिससे कि इस क्षेत्र की ढाल का पता लगता है। क्यों, क्योंकि अगर नदियां ऐसे बह रही हैं तो इस क्षेत्र की ढाल जो है वो किस किस प्रकार है, कुछ इस प्रकार होगी, तभी पश्चिम से पूर्व की तरफ नदियां बह रही हैं। ठीक है, और ये क्या, ये मेरा हाथ है, ये मेरा जो हाथ है ना, इसको मान लो तुम क्या, प्रायद्वीपीय पठार मान लो पूरा। तो ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा जो है, ये क्या है, ये मेरा हाथ है, और ये हाथ जो है हल्का सा तिरछा है, हल्का सा ऐसा। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी, अरे बोल 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 जल्दी से बोल। रिकॉर्डेड क्लास है तो क्या हुआ बे, हैं, समझ में तो आ रहा होगा ना, है कि सर कछु समझ में नहीं आ रहा। अरे ध्यान से अगर तू देखेगा, एक एक चीज जो समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी। मैंने कुछ ज्यादा बताया ही नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि हमारे जो पठार हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, मध्य उच्च भूमि में भी आपको अलग अलग पठार देखने को मिलते हैं क्षेत्र के अनुसार। जैसे मालवा का पठार है ना, हमारा जो बुंदेलखंड का पठार, हम बात करें छोटा नागपुर का पठार, तो ये सब आपको जो है देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बता दो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब देखना, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं हमारे मध्य उच्च भूमि की, तो इसमें यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यह पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में पतला है। सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, मतलब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला है, देखो यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो पठारी क्षेत्र है, ये जो पूरा हमारा मध्य उच्च भूमि है, तो आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो, फटाफट ध्यान से देखना फटाफट से, ये आपका पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, चौड़ा मिलेगा थोड़ा सा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लास्ट में हमारे क्या आता है, हमारा छोटा नागपुर आता है, तो एंड में जाके यहां पर जाके पूर्व में जाके ये पतला हो जाता है। मतलब पश्चिम में बहुत चौड़ा है, पश्चिम की तरफ ये बहुत चौड़ा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ये पतला होता जा रहा है। क्लियर हुआ। तो इसका आकृति के बारे में बताया गया है कि भाई ये अगर पश्चिम की हम बात करें, पश्चिम में हमारा पूरा हमारा जो मध्य उच्च भूमि है चौड़ी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पूर्व की तरफ, इधर की तरफ बढ़ेगी, तो वैसे वैसे पतली होती जाती है। तो देखो यहां पे चौड़ा है, यहां पे थोड़ा सा पतला हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें जो है यहां पर बताई गई है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, इस पठार के पूर्वी प्रसार को जो है बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे, मतलब कि कुछ नहीं सर, बोला जा रहा है कि जैसे जैसे ये है ना, ये पठार आपका पूर्व की तरफ बढ़ता है, तो वैसे वैसे आपको देखना यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वैसे वैसे आपको ये यहाँ पे बुंदेलखंड देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड पठार है, बघेलखंड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो आप थोड़ा सा मैं इरेज करूं तो आप देखोगे ना, ये हमारा देखो सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा पूरा मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जैसे आप पूर्व में बढ़ोगे तो पूर्व में ये जो पूरा पठार आप देख रहे हो, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है। इसको आप बघेलखंड भी बोल सकते हो, लिख लो, है ना, वैसे लिखा हुआ है। फिर जैसे बिल्कुल आप अगर पूर्व में पहुंचोगे, बिल्कुल पूर्व में पहुंचोगे आप, तो पूर्व में आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको छोटा नागपुर पठार मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज जो यहां पर लिखी हुई है कि इस पठार के पूर्वी प्रसार, जैसे जैसे ये इसका इस पठार, ये पूरा जो पठार है ये आगे बढ़ता है, ये इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो आप देखोगे जैसे इसका पूर्वी प्रसार होता है, तो आप देखोगे पूर्व की तरफ जाते हुए यहां पर आपको बुंदेलखंड बघेलखंड पठार मिलता है। और फिर बिल्कुल, है ना, आगे बिल्कुल अगर आप पूर्व में पहुंचोगे, एंड में क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल अगर आप पूर्व में पहुंचोगे तो एंड में आपको मिलता है छोटा नागपुर पठार। क्या मिलता है सर, छोटा नागपुर पठार मिलता है। तो आप देखोगे ये मालवा पठार से लेके छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है सर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो पॉइंट को पकड़े रहना, मैं मध्य उच्च भूमि की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ।
हुआ? चलिए, तो ये हो गया। अब देखो हमने मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ लिया सर, बहुत ही बढ़िया बात है, हमने मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ लिया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते। अब हम बात कर लेते हैं सर दक्कन के पठार के बारे में। सर दक्कन का पठार क्या है सर हमारा? तो ये हमारा दक्कन का पठार है, ये हमारा पूरा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये देखो, ये पूरा पोर्शन है हमारा। अब देखो ध्यान से देखना फटाफट से, मैंने बताया था आपको कि देखो ये क्या जा रही है हमारी, ये हमारी क्या जा रही है, ये हमारी नर्मदा नदी जा रही है। ये देखो, ये है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी नर्मदा नदी है ना, है ना। और ये हमारी क्या है सर, ये हमारी पूरी नर्मदा नदी है, ये हमारी सतपुरा है। और नर्मदा नदी क्या, और हाँ आपके मन में एक प्रश्न और आया होगा, सर एक बात बताओ, जब सारी नदियां ऐसे बह रही हैं, जब सारी नदियां इस तरफ बह रही हैं, इस तरफ बह रही हैं सारी नदियां हमारी, तो हमारी जो नर्मदा नदी है वो इस तरफ क्यों बहती है? ये हमारी नर्मदा नदी है, तो हमारी नर्मदा नदी इस तरफ क्यों बहती है? क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो दो घाटियों के बीच में से बह के आती है। ये हमारी क्या है, ये दो घाटियां हैं, है ना। और ये घाटी कौन सी है? ये हमारी सतपुरा है, और ये हमारी विध्यांस, विध्यांस, है ना। तो आप देखो ना कि हमारी जो प्रॉपर तापी और नर्मदा नदी है वो सर इधर की तरफ क्यों बहती है, जबकि ढाल तो कुछ ऐसा है ना। तो सर आप गलत बता रहे हो, क्योंकि सर नर्मदा नदी और तापी नदी जो है वो तो इधर बह रही है, इधर की तरफ, पूरब की तरफ। लेकिन मैक्सिमम नदियां जो है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र का ढाल कुछ ऐसा है, तो ये इधर बह रही है। ये फिर नदी इधर क्यों बह रही है, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा कि दोनों जो नदियां हैं ना, ये दोनों नदियां घाटियों में से बह के आती हैं, दो बड़ी बड़ी रिफ्ट वैली में से। रिफ्ट वैली समझते हो ना, मैंने बताया था रिफ्ट वैली मतलब ये कि ये पहाड़ को काटते हुए आ रही है, दो पहाड़ों के बीच में। कौन से पहाड़ है सर? तो सतपुरा और विध्यांस, ये दोनों जो पहाड़ है इनके बीच में से नदी बह के आ रही है। तो आप देखोगे कि इस वजह से आप देखोगे ना, इनका पूरा पाथ डिफाइंड है, ये प्रॉपर रास्ता डिफाइंड है इनका, है ना। जैसे कोई भी चीज मान के चलो, ये पहाड़ है हमारे, ये पहाड़ है हमारे, ये भी पहाड़ है और ये भी पहाड़ है हमारे, ठीक है। इधर से नदी बह के आ रही है, देखो ये नदी बह के आ रही है। तो आप देखोगे ना, इसका पूरा रास्ता है, इसका पूरा रास्ता जो है परिभाषित है कि भाई ये जो नदी है ये ऐसे जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ठीक, क्लियर हुआ ना, इस तरीके से जाएगी। तो ये दो बड़ी बड़ी घाटियों के बीच में से आती है, दो बड़ी बड़े, है ना, एक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में से आती है। कौन सी है सर? तो सतपुरा और विध्यांस। तभी आप देखोगे ना कि हमने हमारा जो मध्य उच्च भूमि है उसको किसके बेसिस पे विभाजित किया है? तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के उत्तर में, ये पूरा उत्तर की मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है सर? ये हमारा मध्य उच्च भूमि है। इसकी दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आ जाता है? तो हमारा पूरा जो है दक्कन का पठार आ जाता है। समझ में आया? तो इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? तो ये नर्मदा नदी जहां बह रही है उसके उत्तर में हमारा मध्य उच्च भूमि, दक्षिण में हमारा दक्कन का प्लेट्यू। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर हमने बोला था कि भैया हमारे जो मध्य उच्च भूमि है वो नर्मदा के उत्तर में है, ठीक उसी प्रकार आप देखोगे हमारा जो दक्कन का पठार है ये नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। मतलब ये हमारी नर्मदा जा रही है और इसके दक्षिण में अगर आप आओगे तो दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलता है? दक्कन का प्लेट्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसका आकार कैसा है? तो आप देखोगे कुछ इसका आकार जो है वो त्रिभुज के आकार का है ना। आपने पढ़ा होगा, कमल सर ने पढ़ा होगा, कि कमल सर तो पढ़ाए थे सर हमारा त्रिभुज, है ना, पढ़ाए थे ना। हाँ, तो त्रिभुज का जैसे आकार जो होता है ठीक उसी प्रकार का आकार जो है आपको उसका देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसके उत्तरी हिस्से में सतपुरा श्रृंखला और उत्तरी पश्चिम में जो अरावली है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ध्यान देना, फटाफट ध्यान देना थोड़ा सा, मैं इसको मिटा रहा हूं, समझाने के लिए लिखता हूं बस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो अगर आप देखोगे ना, ये क्या हमारा, ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है पूरा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि दक्कन का पठार का जो उत्तरी हिस्सा यानी कि ये वाला, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है सर, ये सब जो है, ये सब आप देखोगे ना, ये सब जो है आप देखोगे, ये सब जो है दक्कन का हिस्सा है पूरा। लेकिन मेन जो दक्कन का पठार है इसके उत्तरी हिस्से की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? तो यहां पर आपको जो है प्रॉपर तरीके से क्या देखने को मिल रहा है? ये हमारी सतपुरा की पूरी जो है श्रृंखला देखने को मिल रही है। सतपुरा पहाड़ियां जो है, सतपुरा की जो पहाड़ियां हैं इनकी पूरी एक श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है सर, क्लियर हुआ? है ना, क्लियर हुआ? हाँ, तो आप देखो ध्यान से, फिर से मैं लिखता हूं कि अगर मैं दक्कन प्लेट्यू के उत्तर में जाता हूं, ये हमारा उत्तर है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको एक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसको हम सतपुरा की श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर आप जाते हो कहां पर सर? अगर आप उत्तरी पश्चिम में जाते हो, मतलब दक्कन के पठार की अगर उत्तरी पश्चिम, मतलब ये देखो, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, उत्तरी पश्चिम मतलब यहां पर इस वाले इलाके में, इधर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको यहां पर जो है अरावली की बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखला देखने को मिलेगी। अरावली क्या पहाड़ियां हैं, अरावली बहुत पुरानी है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको जो है अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी सर, ये हमारी अरावली की पहाड़ियां। क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। अच्छा, पूर्वी हिस्से में महादेव और कैमूर पहाड़ियां और मैकाल पहाड़ियां। अच्छा, अगर मैं बात करूं पूर्वी हिस्से की, तो पूर्वी हिस्से में अगर आप देखोगे तो पूर्वी हिस्से यानी कि इधर साइड,
इधर साइड अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको पहाड़ियां मिलेंगी देखने को। कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, तो यहां पर आपको जो है महादेव, कैमूर की पहाड़ियां है ना, मैकाल की पहाड़ियां। तो आपको पूर्वी इलाके में है ना, इस पठार के पूर्वी हिस्से में अगर आप आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से यहां पर आपको महादेव, कैमूर की पहाड़ियां ये सब देखने को, मैकाल की पहाड़ियां ये सब देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां पर आपको पहाड़ियां जो है देखने को मिलेंगी। तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा जो डेक्कन का प्लेट्यू जो है, हमारा जो डेक्कन का पठार है, इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा दक्कन का पठार। अच्छा, दक्कन के पठार की ढाल जो पश्चिम से पूरब की तरफ है। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो दक्कन का पठार है पूरा, हमारा जो पूरा दक्कन का पठार है, ये देखो, ये पूरा दक्कन का पठार है हमारा। इसकी जो ढाल की अगर हम बात करें, ये कैसी देखने को मिलती है, ये आपको पश्चिम से पूरब की तरफ। ये देखो, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूरब है ना। तो ऐसी ढलान है इसकी कुछ। तभी आप देखते हो ज्यादातर जो नदियां हमारी दक्कन क्षेत्र में जो भी आपको नदियां बहती हुई दिखती हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, है ना, ये सारी जो नदियां हैं, ये नदियां आपको कैसे बहती हुई दिखाई देंगी, तो ये सारी नदियां जो हैं वो आपको कुछ इस तरह बहती हुई दिखाई देंगी, इस तरह पश्चिम से पूरब। क्यों? क्योंकि इसकी जो ढलान है वो कैसी है, वो कुछ, ये मान के चलो, ये हमारा क्या है, हमारा पूरा पठारी क्षेत्र है, दक्कन का पठार है ये मेरा हाथ। अब इसको आप ऐसा कर दो थोड़ा तिरछा ऐसा, तो इसकी ढलान कैसी है, ऐसी है। तो नदियां पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही हैं, ऐसे नदियां बह रही हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा इमेजिन कर, देखो ज्योग्राफी जो है, भूगोल जो है, इसमें सिर्फ जो है खेल किसका, इमेजिनेशन का। आप कितना सोच सकते हो, कितना इमेजिन कर सकते हो, बाकी तो बच्चों का खेल है। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भूगोल हमारा, तभी मेरे को भूगोल, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भूगोल जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही मेरे को कोई लगता नहीं है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर तू समझेगा ना, तेरे को एक एक चीज समझ में आएगी, है ना। तो आप देखोगे कि हमारा जो दक्कन का पठार है, इसकी ढाल कैसी है, इसकी ढलान कैसी है सर, तो ये ढाल जो है, इसकी ढलान जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। ठीक है, तभी सारी नदियां जो है कुछ ऐसे बह रही हैं, कुछ इस प्रकार बह रही हैं। चलिए सर, अच्छा, यह पूर्वोत्तर में मेघालय, काबरी अलोंग तथा उत्तरी में, उत्तरी जो है कचार पहाड़ियां तक फैला हुआ। अच्छा, अब सुनो, यहां पे ध्यान सुना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, थोड़ा सा तू देखेगा, अगर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, समझ यहां पे मैं बोल क्या रहा हूं। अच्छा, अब समझना, ये पॉइंट को समझना, बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है कि जब, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं हमारे प्रॉपर प्रायद्वीपीय क्षेत्र की मैं बात करूं, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कितना था, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो था हमारा, पहले आप थोड़ा सा अगर आप देखोगे, ये था हमारा पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो कहां से टूट के अलग हुआ था, जो गोंडवाना से टूट के अलग हुआ था। ठीक है सर, अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गोंडवाना से टूट के अलग हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब ये गोंडवाना से टूट के अलग हुआ, जब ये गोंडवाना से टूट के अलग हुआ, तो आप देखोगे कि यहां पर हुआ क्या कि अब ये गोंडवाना से टूट के अलग हो रहा है। अब ये टूट के जब अलग हो रहा है, तो ये जा रहा है सर, ये अपने रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र बना नहीं था, ये क्षेत्र बना नहीं था। ये क्षेत्र कब बना है सर, ये क्षेत्र तो तब बना है ना, टक्कर हुई है, जब यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई है, तब बना है ना। अब क्या हो रहा है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला हमारा पूरा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है अपना, है ना, ये सफर तय कर रहा है, कहां जा रहा है सर, यूरेशियन प्लेट से टकराने जा रहा है ना। और ये जो पूरी चीजें हो रही हैं, ये लाखों करोड़ों सालों में हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी धीरे धीरे प्लेट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो कौन सी वाली, ये वाला पूरा हिस्सा जो है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, जब इस क्षेत्र की, अब हुआ क्या, जब हुआ क्या, जब इस क्षेत्र की, कौन सा क्षेत्र सर, ये वाला, जब हमारा ये जो क्षेत्र है पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है, इसकी टक्कर हुई किससे सर, यूरेशियन प्लेट से, है ना। ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन वाला क्षेत्र है, इससे जब टक्कर हुई, तो हुआ ये कि जब टक्कर होती है तो ऑब्वियसली बात है, तोड़फोड़ होती है। जब एक ट्रक की, एक गाड़ी की टक्कर होगी, तो क्या होगा, तोड़फोड़ होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो जैसे ही ये जो पोर्शन था, ये इससे टकराया, तो आप देखोगे हुआ क्या, हुआ ये कि बीच में क्या होता है, बीच में बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। जैसे मान के चलो कि तुमने एक गाड़ी ठोकी किसी दूसरी गाड़ी में, टूट जाएगी ना वो। तो ऐसे ही जब ये क्षेत्र जो था, जब इससे टकराया, तो बहुत सारे फॉल्ट्स, तोड़फोड़ होने लगी। और आप देखना, देखते क्या, आप देखना कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला मैं पेन चेंज करता हूं, हाँ, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये प्रॉपर तरीके से टूट जाता है। यहां पे गड्ढे हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, एक तरीके का यहां पे गैप बन जाता है। क्यों सर, जब भाई सोच के देखो ना, जब एक भारी चीज टकरा रही है किसी चीज से, है ना, इतनी भारी, इतना बड़ा जो इलाका है ना, जब यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तो तोड़फोड़ होगी या नहीं होगी, है ना। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगी तो बहुत सारी जो चीजें होंगी, बदलाव होंगे, बहुत सारे तोड़फोड़ होगी, बहुत सारे फॉल्ट्स बनेंगे। तो होता क्या, ये गैप बन जाता है। जैसे ही प्लेट टकराई, तो आप देखोगे ये पूरा गैप बन गया, है ना। और जब ये पूरा गैप बन गया, तो आप देखोगे, है ना, यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपको बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे, पठार,
है ना, और ये पठार भी बन गए। तो ये क्या हुआ, अब बीच में क्या है, बीच में गैप आ गया, बीच में गैप आ गया है। और जब ये बीच में गैप आ गया तो आप देखोगे ये हिस्सा जो है अलग हो गया। अब आप सोच के देखो, मतलब क्या, मतलब ये कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है, हमारा जो ये वाला हिस्सा है सर, ये भी क्या है सर, ये वाला जो हिस्सा है हमारा मेघालय वाला हिस्सा है, जिसको हम मेघालय पठार के नाम से जानते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं हम सर, इसको मेघालय पठार के नाम से जानते हैं, मेघालय, मेघालय पठार, है ना। और आप देखोगे थोड़ा सा, अगर आप आसाम वाले में जाओगे तो उसको हम खबरी अलोंग बोलते हैं, खबरी। तो ये पठार जो है बन गए थे। अब ये जो पठार है अलग से नहीं बने, ये हमारे इसी का हिस्सा थे, ये इन्हीं पठारों का हिस्सा थे। अब क्योंकि बीच में टूट गया, जैसे मान के चलो, मैं अगर मान के चलो कि, है ना, ये पूरा जो पोर्शन है, मान के चलो ये पूरा पोर्शन है, ये एक ही हुआ करता था, जब टक्कर लगी तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये अलग हो गया टूट के, है ना, टूट के अलग हो गया। तो ये वाला भी क्या है, ये वाला भी एक टाइम पर इसी का हिस्सा हुआ करता था। तो ठीक उसी प्रकार आप देखोगे ये वाले जो पठार है, ये वाले जो पठार है, कभी इसी पठार का, हमारे जो प्रायद्वीपी पठार है, हमारे जो पूरे प्रायद्वीपी पठार जो है, इसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बीच में क्या हुआ, जब टक्कर लगी, जब टक्कर लगी तो ये हिस्सा अलग हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, ये है तो हिस्सा इसी का ना, ये है तो हिस्सा इसी पठार का, प्रायद्वीपी पठार का ही तो हिस्सा है, टूट के अलग हो गए थे। क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब एक चीज याद रखना जो आपकी बुक में नहीं दे रखी, ये जो बीच में गैप है बेटा, ये जो गैप है बीच में, जहां पर आपका बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है, बांग्लादेश आता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को मालदा गैप बोलते हैं, मालदा फॉल्ट बोलते हैं, मालदा, लिख लेना, मालदा गैप, मालदा गैप बोलते हैं उसको, मालदा गैप, है ना। तो आप देखना, ये मालदा गैप जो था इसने अलग कर दिया था, किसको अलग कर दिया, तो हमारे जो मेघालय के हमारे पठारी क्षेत्र है, हमारे जो खबरी अलोंग जो है, इसको अलग कैसे किया, तो मैंने आपको बताया, जब टक्कर लगी, जब घर्षण हुआ, तब टक्कर लगी तो उससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे हमारे गैप आ जाते हैं, फॉल्ट आ जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। अब इसी गड्ढे ने क्या किया, इसी गड्ढे ने आप देखोगे इन दोनों को अलग कर दिया। अच्छा, फिर आप देखोगे टाइम के साथ साथ ये गड्ढे जो है बढ़ने लगते हैं, भरने लगते हैं, भरने लगते हैं। कौन भरता है सर, नदियां, बहुत सारी नदियां आ रही थी इधर, है ना। तो आप देखोगे इधर से ब्रह्मपुत्र आई, तो इन गड्ढों को भरना शुरू कर दिया, और बहुत सारे जो सेडिमेंट्स थे इन गड्ढों में डिपोजिट होने लगे। इससे क्या हुआ, इससे आप देखोगे आज के टाइम पर ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या, कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा पूरा मैदानी क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि जो फॉल्ट हुआ था, जो गड्ढा बना था, इसको भर किसने दिया, नदियों ने। तो ये कुछ कहानी है, तभी आपको समझ में आएगा थोड़ा, नहीं तो आप चकराते रहोगे सर इधर पठार कैसे आ गए। तो पठार वो था ही पहले, ये पूरा जो हिस्सा है ये कुछ ऐसा ही हुआ करता था, ये पूरा पूरा एक ही हिस्सा था पूरा। लेकिन जब बीच में टक्कर लगी तो बीच में क्या हुआ, बीच में टूट गया इलाका, फॉल्ट बन गए, और जब फॉल्ट बन गए इसको भरने का काम किसने किया, तो नदियों ने। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये जो प्लेन क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये आया कैसे सर, ये कैसे आया, तो ऐसे ही आया है, जो डिप्रेशन गड्ढा बना था उसको नदियों ने, है ना, अपनी गाद में अपने साथ जो मिट्टी लाई उनसे प्रॉपर तरीके से भर दिया। तो आप देखोगे ना, ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस हिस्से से अलग हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये और ये कभी एक ही हिस्सा हुआ करते थे, है ना। तो मेघालय के हमारे जो पठार है, जिसमें आपकी गैरो, खासी, जयंता जो पहाड़ियां आती हैं, है ना, तो ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इसी क्षेत्र का जो हिस्सा हुआ करती थी। तो यहां पर अब वही बोल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। काबरी जैसे हम बात करें तो पूर्वोत्तर में अगर आप जाओगे, तो पूर्वोत्तर में आप जाओगे, पूर्वोत्तर मतलब ये इस वाले क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो यहां पर भी आपको पठार देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखो मेघालय के पठार देखने को मिलते हैं, है ना। थोड़ा सा आसाम साइड जाओगे तो कबरी अलोंग पठार देखने को मिलते हैं, है ना। उत्तरी कचार पहाड़ियां मिलती हैं आपको देखने को, अलग अलग पहाड़ियां देखने को मिलती हैं आपको। क्लियर हुआ। इस क्षेत्र की मुख्य श्रृंखला जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गैरो, खासी, जयंता। अच्छा, अब यहां पे वही बोल रहा है कि यहां पर अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, अगर हम बात करें सर किस क्षेत्र की, हाँ इस क्षेत्र की पूरा प्रॉपर तरीके से बात करूं तो इस क्षेत्र में जो मेघालय प्लेट्यू है हमारा, जो मेघालय के पठार है हमारे, तो यहां पर आपको तीन मुख्य पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। मेघालय पठार की आपको तीन मुख्य पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, गैरो, खासी, ठीक है, और तीसरी कौन सी दे रखी है, जयंता। कौन सी दे रखी है सर, जयंता। जयंता क्या देख रखी है सर, जयंता, जयंता, ठीक है। तो गैरी, खासी, जयंता जो हमारे मेघालय हमारा जो पठार है इसका हिस्सा है। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बोलो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। क्लियर हो गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब हम एक बात, एक चीज, अब देखो ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया सर। कौन सा टॉपिक सर, कौन से टॉपिक की बात करें, तो हमारे पठार वाला जो टॉपिक था ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक एक चीज जो मैंने बता दिया आपको, इतनी चीज आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं घाटों के बारे में। सर घाटों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा सर, कौन से घाट की बात कर रहे हो सर, है ना। घाट, अपने घाट तो पढ़ लिया सर,
है ना। तो देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब ध्यान से देखना फटाफट से, थोड़ा सा चीजों को कंसोलिडेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अभी तक सबसे पहले मैंने आपको पहाड़ों के बारे में बताया सर, बिल्कुल सही बात है सर, है ना। ये पहाड़ों के बारे में बताया आपने, पहाड़ ये रहे हमारे, ये हमारे पहाड़ है, इनके बारे में सर आपने बता दिया। फिर सर आपने क्या बताया, फिर सर आपने जो है हमें उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बारे में बताया, है ना। फिर सर आपने हमें क्या बताया सर, फिर आपने हमें बताया पहाड़ों के बारे में, सॉरी, फिर आपने बताया सर हमें पठार के बारे में। तो पठार में भी हमने दो तरह के पठार देख लिए सर, है ना, दो तरीके के पठार देख लिए हमने, एक तो हमारा मध्य उच्च भूमि और दूसरा हमारा दक्कन का पठार। सर अब किसके बारे में बात करोगे आप, तो अब हम बात करेंगे घाट के बारे में, है ना। अब हम घाट्स के बारे में बात करेंगे, ये वाले जो है ना, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये पूरे जो घाट हैं इनके बारे में बात करेंगे। मतलब हम किस इलाके के बारे में बात करने वाले हैं सर, मतलब हम सर जो है इस वाले इलाके के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो क्षेत्र है इसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं, ये जो क्षेत्र है ना, ये हमारे क्या है सर, ये हमारे पश्चिमी घाट है, ये हमारे जो है आप देखोगे पश्चिमी घाट है, और ये हमारी कौन सी घाट है सर, ये हमारे पूर्वी घाट है सर, है ना, ये हमारे पूर्वी घाट है। तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर, सबसे पहले हमने ये पढ़ा, है ना, फिर हमने ये पढ़ा सर, फिर हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। अब हम चौथे नंबर पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, चौथे नंबर पे हम पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। अच्छा, इन घाटों पे भी आप देखोगे तो आपको एक पूरी श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। घाट का मतलब क्या होता है, आप देखोगे ना, जैसे नदियों के पास पास भी तो घाट होते हैं, प्रॉपर तरीके से घाट बना देते हैं, है ना। तो आप देखोगे ना, समुद्र के जो समुद्र वाला जो एरिया है, ये जो पूरा क्या है, इधर प्रॉपर तरीके से समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और आप देखोगे इसी के बगल में सटा हुआ एक पूरा जो क्षेत्र है हमारा, है ना, ये घाट के नाम से आना था। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, है ना, एक श्रृंखला, पहाड़ियों की कुछ श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी आपको। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से जो है इनका मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब ये घाट क्या है, घाट में भी आपको बहुत सारी श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। इन घाट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, प्रायद्वीपीय पठार सटा पूर्वी भाग में पूर्वी घाट की पहाड़ियां स्थित हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो होता क्या है, अब देखो जैसे कि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, अगर हम बात करें पूरा हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पूर्वी भाग की अगर हम बात करें, पूर्वी भाग मतलब ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है पूर्वी, मतलब ये पूरा हमारा क्या है, ये देखो ये हमारा क्या है, ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारा क्या है, ये पूरा की अगर हम बात करें, इस पूरे क्षेत्र की हम बात करें, ये पूरा जो क्षेत्र है ये, है ना, इसके पूरब साइड यानी कि ये देखो, ये इधर साइड की अगर हम बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सर क्या देखने को मिलता है, तो आपको जो है पूर्व के पूर्वी घाट देखने को मिलते हैं, ये पूर्वी घाट देखने को मिलते हैं, ये हमारे पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट कौन से हैं, तो हमारा जो पूरा जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, इसका पश्चिमी साइड पे अगर आप आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो आपको जो है पश्चिमी घाट देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ, हाँ। तो इसी चीज के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो आप देखोगे प्रायद्वीपीय पठार कहां से सटा हुआ है सर, प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है हमारा, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है, इससे सटा हुआ पूर्व के तरफ जाओगे आप, पूर्व की तरफ आप जाओगे तो यहां पर आपको पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाटों की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अब आप देखोगे इनकी औसतन जो ऊंचाई है वो कितनी है सर, वो 600 मीटर है सर। औसतन ऊंचाई कितनी है सर इनकी, 600 मीटर इनकी औसतन ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। अच्छा, अब आपको क्या पता होना चाहिए, अगर हम बात करें, हम पूर्वी घाटों की बात करें, पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है सर, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं महेंद्रगिरी। अब इसकी हाइट कितनी है सर, तो उसकी हाइट अगर आप देखोगे तो 1500 मीटर इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है। कितनी हाइट देखने को मिलती है, 1500 मीटर इसकी आपको हाइट देखने को मिलती है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि ये जो पूरी हमारी ये घाट है, हमारे ये पूर्वी घाट जो है, इसकी औसतन जो ऊंचाई है पहाड़ियों की वो कितनी है, 600 मीटर। लेकिन इन पूरे अगर घाटों की अगर हम बात करें, है ना, इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी देखने को मिलेगी, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, अरे बोलो बोलो जल्दी से बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में बात कर लेते हैं। और एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज और याद रखना, क्या सर याद रखना है, कि हमारी जो ये वाली जो पहाड़ियां हैं, हमारी जो ये वाले घाट है, कौन से घाट सर, ये हमारे ये वाले जो घाट है, हमारे पश्चिमी घाट जो है, ये बहुत ज्यादा टूटे फूटे हैं। टूटे फूटे क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें ना, तो ये इतने बहुत ज्यादा टूटे फूटे हैं, बीच में आपको बहुत ज्यादा गैप मिलता है देखने को, है ना। जैसा आप देखोगे ना, ये क्या, ये एक निरंतर श्रृंखला नहीं है कि भाई बीच में बिल्कुल कोई डिस्कंटिन्यूटी, ना 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 ना, बहुत सारी नदियां जाती हैं, बहुत सारी नदियां बह के जाती है ना इधर साइड। तो आप देखोगे यहां पर आपको सबसे ज्यादा नदी डेल्टा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा नदियों के डेल्टा देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम रिवर्स हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो सिर्फ इधर से बह के जाती हैं। जब इधर से बह के जाती हैं तो आप देखोगे ये जो पूरा घाट जो हमारे, ये पूरे जो घाट आपको देखने को मिलते हैं, इसके बीच बीच में बहुत सारे गैप हैं। क्यों गैप है, क्योंकि सारी जो नदियां हैं, ये सारी जो नदियां हैं वो इधर ही बह के जाती हैं। तो इस वजह से आप देखोगे ना कि जितनी भी नदियां जा रही हैं, तो आप देखोगे कि यहां पर ये हमारे जो पश्चिमी घाट जो हमारी ये वाले पूरे जो घाट है हमारे, तो ये बहुत ज्यादा आपको क्या
क्या दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यू दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा बीच में गैप ऐप होते हैं इनके। क्यों? क्योंकि नदियां बीच से निकल के जाती हैं इनकी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करूं पश्चिमी घाट के बारे में, सर पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो आप देखोगे पश्चिमी घाट कौन से, तो बस ठीक है वही बात है कि ये हमारे क्या है, ये हमारा पूरा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र जो है हमारे, इसके अगर आप आओगे पश्चिमी साइड, ये हमारा है ना, देखो ये हमारा पूरा भारत है, ये देखो ये पूरा हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सर हमारा पूरा भारत है ना। भारत में अगर आप, है ना, हमारे जो पठार है इसके अगर आप पश्चिम में आओगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पश्चिमी घाट बोल देते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये सर ये हमारे पश्चिमी घाट है। ये हमारे क्या है सर, आप देखो ध्यान से, सर ये हमारे पश्चिमी घाट है ना। ये हमारे क्या है सर, ये हमारे पश्चिमी घाट है। अभी हमने किसके बारे में बात की थी, अभी हमने इनके बारे में बात की थी, है ना, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम इनके बारे में जो है बात करने वाले हैं, इनके बारे में जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, दक्कन के पठार दक्कन के पठार के बारे में बात करूं तो दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो सिंपल सी बात है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कहां पर है, तो ये हमारा जो पूरा दक्कन का पठार जो है, पूरे जो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो है, इसके पश्चिम में क्या मिलेंगे आपको, पश्चिम में आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है ना, पश्चिम में पश्चिमी घाट देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसको एक नाम से और जानते हैं हम, इस पूरे हमारे जो पश्चिमी घाट है ना, हमारा जो पूरा पश्चिमी घाट है, ये वाला पूरा जो घाट है पश्चिमी घाट, ये वाला पूरा जो घाट है, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं सर, किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा, इसकी अगर मैं औसतन ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है सर, इसकी औसतन ऊंचाई आपको 900 से 1600 मीटर देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनको कंपेयर करें पश्चिमी घाट से, सॉरी पूर्वी घाट से कंपेयर करें, तो आप देखोगे पूर्वी घाट की अगर पहाड़ियां जो हैं वो थोड़ी सी कम ऊंचाई में कम है थोड़ी सी, अगर मैं कंपेयर करें किससे, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर मैं पूर्वी घाट की बात करूं तो यहां पर जो सबसे ही ऊंची, जो सबसे ऊंची जो आपको पहाड़ देखने को मिलता है वो सिर्फ 1500 मीटर ही ऊंचा है और औसतन 600 मीटर। लेकिन यहां पर अगर आप औसतन ऊंचाई की बात करोगे तो ये कितनी निकल के आती है, तो ये 900 मीटर है ना, 900 से 1600 मीटर जो है निकल के आती है। क्लियर हुआ। अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी हमारी अनायमुंडी है। अनायमुंडी है कहां पर है सर ये, तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक केरला साइड में, केरला वाले साइड में यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है सर, तो इसकी औसतन ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 2695 मीटर, 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है सर। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अर्थ ठीक है, अगर थोड़ा सा हम बात करें डोडा बेटा नीलगिरी की, अगर हम बात करें डोडा बेटा नीलगिरी की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे ये कहां पर स्थित है, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले, चलो ठीक है, कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने बता दिया सर अनायमुंडी जो है सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो कौन सी है, तो आप देखोगे डोडा बेटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। पहली चोटी कौन सी है सर, पहली चोटी कौन सी है सर, पहली चोटी कौन सी है, तो आप देखोगे पहली चोटी कौन सी है, तो पहली चोटी की अगर हम बात करें तो अनायमुड़ी जो है वो पहली चोटी है। क्लियर हुआ। हाँ, तो भाई अगर मैं बात करूं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, तो आप देखोगे सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है, हमारी सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा नीलगिरी। ठीक है ना। तो ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इसमें डोडा बेटा नाम की पहाड़ियां जो है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में से एक है, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 3637, मतलब दोनों ही आसपास है ना। तो पहला और दूसरे में ज्यादा फर्क नहीं है, पहले और दूसरे में ज्यादा फर्क नहीं है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हमारी, जिसमें डोडा बेटा नाम की एक पहाड़ी है, ये दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है, और पहले नंबर पे कौन सी आती है, तो अनायमुड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बोलो जल्दी से। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बात करें। आगे हम बात कर लेते हैं सर किसके बारे में, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बेटा अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर, हाँ ये वाले क्षेत्र की जो बात की जा रही है सर, ये वाले क्षेत्र की, ये वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो बात की जा रही है सर। इस क्षेत्र की हम बात करें तो यहां पर आपको क्या मिलता है सर, तो यहां पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है सर। रेगिस्तान देखने को मिलता है ना। या फिर आप बोल सकते हो आपको यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, फोटो देख सकते हो आप, थोड़ा सा फोटो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखते हो ना, ये पूरा सूखा इलाका है, दूर दूर तक रेत ही रेत आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े बारचंस देखने को मिलते हैं, बताएंगे इसके क्या होता है ये बारचंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, दूर दूर तक आपको जो है रेगिस्तान ही रेगिस्तान जो है देखने को मिल रहा है। बहुत ही सूखा इलाका होता है, ना मात्र की बारिश होती है। सर आपको कहां देखने को मिलेगा ये क्षेत्र, तो आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे,
पश्चिमी राजस्थान में आप अगर आप जाओगे तो पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें, मान के चलो ये पूरा राजस्थान का इलाका है, ये पूरा राजस्थान का इलाका है, और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यानी कि ये वाला जो भाग है, यहां पर आपको बहुत सारे आपको मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? तो आप देखोगे थार, थार मरुस्थल, थार की अगर हम बात करें, थार, थार मरुस्थल जो है वो आप देखोगे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान देखने को आपको मिलता है। कहां मिलता है सर थार? तो ये आपको ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में अगर आप पश्चिमी हिस्से में जाओगे तो वहां आपको जो है थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में, तो ये आपको आप देखोगे भारतीय मरुस्थल जो है अरावली के पश्चिम किनारे पर स्थित है। अच्छा, अरावली जो हिल्स है वो कहां पर है? तो देखो ये हमारी अरावली है, ये हमारी अरावली जाती है, देखो ये हमारी अरावली है, ध्यान से देखना फटाफट से, ये हमारी अरावली है ना, ये हमारी अरावली है। ठीक है, ये जा रही है अरावली, ठीक है ना, अरावली ये हो गई हमारी। अरावली के पश्चिम में क्या, हमारे पश्चिम में आप देखोगे ये पूरा हमारा भारतीय मरुस्थल देखने को मिलता है ना। तो आप देखो ये पूरा हमारा क्या, ये पूरा हमारा ये हमारा पूरा राजस्थान है ना। राजस्थान को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो हमारा पूर्वी राजस्थान है, एक हमारा पश्चिमी राजस्थान है। बीच में आप देखोगे क्या जा रही है हमारी, बीच में हमारी जो है ये क्या जा रही है, बीच में हमारी ये अरावली रेंज डाल रही है ना। अरावली रेंज जो जा रही है आप देखोगे कि इसके अगर पश्चिमी साइड अगर आप जाओगे, है ना, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो पूरी ये वाली जो साइड है, यहां पर आपको जो है मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र क्यों मिलता है सर? तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर नामात्र की बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है ना। पूरे साल में देखोगे 140 सेंटीमीटर, और किसी किसी इलाके में तो 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है सर, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो कि बहुत कम है। और इसलिए आप देखोगे यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी रहती है, शुष्क रहती है, मतलब सूखी हुई जलवायु, बहुत ही ड्राई क्लाइमेट रहती है यहाँ पे देखो एक तो धूप पड़ती है, और जब धूप पड़ती है और ऊपर से बारिश नहीं होती तो इससे मिट्टी के जो कण होते हैं ना फूटने लगते हैं, और मिट्टी में जब नमी नहीं होगी तो वो बिल्कुल सूख जाएगी और वो एक तरीके से रेत बन जाती है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो वनस्पति जाति जो है वो नामात्र के पाए जाते हो, यहां पर आपको खेती करने में भी दिक्कत होती है बहुत ही ज्यादा। एक आप बोल सकते हो कि यहां पर जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि यहां पर सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा सर, इस क्षेत्र की अगर हम बात करूं, देखो इस क्षेत्र की अगर हम बात करूं तो लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, और इसमें भी पानी तब आता है जब बारिश होती है, तो लूनी नदी मिल जाती है आपको। और आप देखोगे ना, और यहाँ पे कुछ आपको इससे संबंधित कुछ सरिताएं देखने को मिल जाएंगी, तो आप देखोगे ना कोई लूनी नदी है, और लूनी नदी में भी आपको कुछ बहुत सारी सरिताएं देखने को, बहुत सारी जो स्ट्रीम्स होती हैं, सरिताएं जो होती हैं, सरिता का मतलब क्या होता है कि जो नदी में से आप देखोगे ना अलग अलग नदी अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, तो ये अलग अलग सरिताएं होती हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, बिल्कुल धार की तरह जो पानी बहता है ना। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जब बारिश की ऋतु आती है तो आप देखोगे इनमें से ही कुछ सरिताएं निकलने लगती हैं, है ना, जिससे क्या होता है, जैसे पानी भर जाता है, जब पानी आ रहा है तो बहुत सारी कुछ सरिताएं हैं, कुछ नदी का ही जो एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बहने लगता है, तो यही बात हो रही है। लेकिन कुछ सरिताएं वर्षा ऋतु में पानी से भर जाती हैं, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इसी क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, इसी क्षेत्र में आपको बहुत सारे बारछंस देखने को मिलते हैं, है ना, बारछंस। अब ये क्या होते हैं, ये भाई आप देखोगे कुछ नहीं होते, ये चांद के आकार के कुछ टीले होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, ये देखो, है ना, ये जो टीले होते हैं, ये देखो, है ना, ये देखो, एक और दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, है ना, ये क्या है सर, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है सर, ये चांद के आकार के, अर्ध चांद, है ना, आधे चांद के आकार के आपको क्या दिख रहे हैं, ये जो टीले दिख रहे हैं मिट्टी के, ये क्या होते हैं सर, ये हमारे बारछंस होते हैं। अच्छा, ये कैसे बन जाते हैं, तो आप देखोगे ना कि किसी एक साइड हवा बहुत तेज चल रही होती है तो मिट्टी एक साइड इकट्ठी हो जाती है, और वो आप देखो ना वो अर्ध चांद की तरह एक आकृति बना लेती है, इसको हम बारछंस बोलते हैं, है ना। जो रेगिस्तान के पहाड़ जो होते हैं, बेसिकली ऐसे ही बोल सकते हो आप, है ना। तो बहुत बड़े बड़े बारछंस आपको देखने को मिलते हैं कि जब वहां पे रात को हवाएं चलती हैं तो सुबह आप देखोगे कि बारछंस, बड़े बड़े बारछंस खड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े बारछंस होते हैं, इंसान तो छोटा सा होता है इनके आगे, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को जो है मिलता है। क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बता दो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब एक काम करते हैं, आज मुझे लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास है तो आज यही रखते हैं। दो टॉपिक बचे हुए हैं आपके, एक तो आपका तटीय मैदान बचा हुआ है और दूसरा आपका द्वीप समूह बचा हुआ है। ये दोनों बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, और अगली क्लास में अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, तो आज अपने बहुत सारी जो चीजें वो पढ़ ली हैं। तो एक काम करते हैं भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन देख लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चंस है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करने हैं भाई। पोल तो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी ईमानदारी से आंसर दो, ठीक है। मजा आया होगा आज की क्लास में, तो ईमानदारी से आंसर देना। हाँ, तो दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि भैया जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था, याद करो, है ना,
जो नदियों के हिसाब से हमने अलग अलग पहाड़ियों को बांट लिया था, अलग अलग हमने पर्वत श्रृंखलाओं को बांटा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंदस नदी है, इंदस नदी जो है वो क्या करती है, इंदस नदी और इसकी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज जो है ना, वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसके बीच का जो इलाका है, इसके बीच का जो इलाका है उसको हम पंजाब बोलते हैं। पंजाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 नदियों के बीच का इलाका है। ऐसे ही आप देखोगे कि जो 2 नदियां जा रही हैं, 2 नदियां जा रही हैं, इनके बीच का जो इलाका होता है, इनके बीच का जो इलाका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? याद करो, फटाफट से याद करो यार, बता बता, जल्दी से बता, फटाफट से बता, ईमानदारी से आंसर देना है। हाँ बिल्कुल सही, तो इसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो ऐसी दूसरा क्वेश्चन करो, फटाफट से दूसरा प्रश्न करो, जल्दी से करो, है ना। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो भैया चिल्ला चिल्ला के बताया था, हिमालय की अगर मैं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करूं ओवरऑल पूरी दुनिया की, तो ये आता है हमारा क्या, हमारा ये आता है माउंट एवरेस्ट। दूसरे की अगर हम बात करें भारत में, तो भारत की जो कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है। बाकी अगर कश्मीर वाला पार्ट भी ले लोगे जो कि पाकिस्तान ने हथियार रखा है, वो हमारा है। फिर हमारी केटू आ जाती है, लेकिन केटू जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो चीजें हैं वो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो भैया आज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी सर। तो सबसे पहले आज हमने किसके बारे में बात की सर? तो सबसे पहले हमने आज पठारों के बारे में बात की सर। किसके बारे में? पठारी क्षेत्र के बारे में, है ना, जिसमें हमने मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात की, और उसके अलावा हमने बात की किसके बारे में? दक्कन के पठार के बारे में। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में जाना। मैंने आपको यह भी बताया पठारी क्षेत्र बना कैसे। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये कुछ ऐसा हुआ करता था, और यही क्षेत्र किससे टूट के अलग हुआ था? तो गोंडवाना से टूट के अलग हुआ था, है ना। तो जो हमारा गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना जो क्षेत्र है, इससे टूट के ये क्षेत्र अलग हुआ। जब ये अलग हुआ, जब ये जा रहा था किसकी तरफ? जब ये जा रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो जब ये टक्कर हुई, जब ये टक्कर होती है, तो आप देखोगे कि इसी के बीच में आप देखो, जब ये जा रहा था, जब ये मूव कर रहा था, तो बीच बीच में आप देखोगे बहुत जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। और जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है, तो इसके निकलने के बाद आप देखोगे जब ये ठंडा हो जाता है, तो उसी से हमारे पठार बन जाते हैं। और आप देखोगे हमारी जो काली मृदा है वो भी इसी से बनती है। ठीक है ना। फिर इसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठारों में बांट लिया। इसके अलावा फिर मैंने आपको, है ना, पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बताया, जो कि हमारे कहां पर आता है? जो कि हमारे राजस्थान में आता है, और कुछ हिस्सा जो है गुजरात का भी आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई। देखो ऐसा है कि अपन कल तो मिलेंगे, कल तो लाइव क्लास होगी, तो जो भी आपके डाउट्स है नोट करके आना, डाउट सेशन में छोड़ देना। मैं गारंटी से सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, क्योंकि देखो ज्यादा कोई बड़े टॉपिक बचे नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपन को कल की क्लास में, और प्लस अपन क्या करेंगे, अपन जो है जितने भी आपके डाउट्स है वो ले लेंगे। ठीक है, डाउट्स की चिंता मत करो, सब अपने भैया पे छोड़ दो। क्लियर हुआ? बाकी आई होप, मैं देखो हमेशा ट्राई करता हूं लाइव क्लास ही लूं, लेकिन कभी कभी बेटा इमरजेंसी आ जाती है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास कैंसिल हो। ठीक है ना, तो माफ करना अगर आपको लगा हो कि सर ने रिकॉर्डेड क्लास ले दी है, बट आपको आई होप एक एक चीज जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, आप कल की क्लास में मुलाकात होगी, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके भी आऊंगा, तो थोड़ा सा पढ़ के आना इस चैप्टर के बारे में। ठीक है ना, और कल आखिरी लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, उसके बाद पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।